बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ वाले और तारिक कादरी साहब उन्होंने फाइनली कह दिया है कि उनकी तहरीक अब शुरू होने वाली है एक हफ्ते के अंदर 6 तारीख को, 7 तारीख को, और फिर वो रैलियां निकालेंगे। हर हफ्ते तहरीक चलेगी, जलसे होंगे, जुलूस होंगे, बाजार बंद किए जाएंगे। यानी ग्रेजुअली वही माहौल पाकिस्तान में दोबारा शुरू होने वाला है जो 2014 में चल रहा था। 2015 में गवर्नमेंट ने सुख का सांस लिया और ऑपरेशन दरपेदर चल रहा था, कुछ काम हुकूमत को करने का मौका मिला। अब हुकूमत ये कह रही है कि हमारा रास्ता रोकने के लिए दोबारा से दोनों कजन इकट्ठे हो गए और दोबारा से एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन इनके इकट्ठे होने की वजूहात में से एक वजह यह भी है कि इनको इनके मुताबिक इंसाफ नहीं मिला। तारिक कादरी साहब के मुताबिक उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक टीवी चैनल पे ये कहा कि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब ने उनको यकीन दिलाया था कि आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। तो उनके मुताबिक उनको इंसाफ अभी तक नहीं मिला, तो उनका एहतजाज बिल्कुल जायज है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि शरीफ खानदान की करप्शन आज तक नहीं पकड़ी गई, लिहाजा इस मरतबा ये काबू आए हैं तो इनका एहतसाब किया जाए। उनके मुताबिक भी इंसाफ नहीं हो रहा, वो दोबारा एहतजाज करने के लिए आ गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एहतजाज का नारा लगाया। उन्होंने कहा जल्द से हम शुरू करेंगे, सितंबर का उन्होंने टाइम दे दिया है। पीपल्स पार्टी जरा 1 महीने के बाद आएगी। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी को हुकूमत ये कह रही है कि पहले अपने घरे झांको, ये $7 मिलियन किसके अकाउंट में गया था जरा ये पता कर लीजिए, फिर ये हार किसका था ये पता कर लीजिए, वो महल किसका था ये पता कर लीजिए। ये सारी चीजें हुकूमती नुमाइंदगान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से पूछ रहे हैं और इसको तहरीक इंतशार कह रहे हैं जो अब चलने वाली है पाकिस्तान में। लेकिन इस बीच में एक चीज और है, बड़े अरसे के बाद इस खित्ते में कश्मीरियों की जो जद्दोजहद आजादी है उसको एक नई तकवीयत मिली। वो बड़े जोरों शोर से शुरू हुई है। कश्मीर के बच्चे, औरतें, नौजवान सारे वहां मकबूजा फौज जो है उसके खिलाफ खड़े हैं। ऐसे वक्त में पाकिस्तान बजाय ये कि तहरीक चलाए उनके साथ मिलकर, हमारी इंटरनल तहरीकें चल रही हैं, उसमें गलती हुकूमत की भी, अपोजिशन की भी, किसी की भी हो सकती है, लेकिन उसको रोका जा सकता था, अवॉइड किया जा सकता था और कश्मीरियों के साथ हाथ से हाथ मिलाया जा सकता था। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मेरे साथ और साहब यहाँ पे मौजूद हैं लाहौर में। सर बड़ी मेहरबानी, आपकी तजियाकार हैं, कॉलम लिखते हैं आप, प्रोग्राम करते हैं आप, बहुत शुक्रिया। अयाज खान साहब हैं, हमारे ग्रुप एडिटर हैं डेली एक्सप्रेस के, एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के। सर बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश। हमारे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब थोड़ी देर के बाद मौजूद होंगे। ARY से आपका ताल्लुक है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ सलमान आबिद साहब मौजूद हैं, इस वक्त इस्लामाबाद में कॉलम निगार हैं, उनसे भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले मैं अयाज खान साहब आपसे, सर तहरीक चल रही है गवर्नमेंट के खिलाफ दोबारा, ये कितनी मुख्तलिफ होगी पहले वाली तहरीक से? अब अनाउंस कर दिया इमरान खान साहब ने, और कितनी ये असर अंदाज हो जाएगी मियां नवाज शरीफ? क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं आपको असरअंदाज होगी या नहीं होगी, क्योंकि पिछली मरतबा इमरान खान साहब के पल्ले कुछ नहीं बचा था जब मामला खत्म हुए थे। तो अब एक तो देखें, तहरीक अभी अनाउंस हुई और इस दफा फिर आप बच गए, पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, ठीक है। एक तो ये फायदा हो जाता है। मुझे जो फौरी फायदा लगता है इसमें उस हवाले से, इमरान खान साहब जब कुछ अनाउंस करते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। जब आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आप कह के था कि पैनामा लीक्स का मामला है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले तो आने से इनकार कर दिया पार्लियामेंट के सामने। वो पार्लियामेंट जिसने उनको लास्ट टाइम बचाया था, जो आपने जिक्र किया 2014 का धरना जो था, पार्लियामेंट ही बचाने वाली थी ना। जब साथ खड़ी हुई प्राइम मिनिस्टर साहब के आके तो फिर वो बच गए। ठीक है। लेकिन इस दफा उसी पार्लियामेंट को उन्होंने इस काबिल नहीं समझा। उन्होंने 2-3 खिताब कौम से करके अपना फर्ज अदा कर दिया और खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। लेकिन कहने से आप एहतसाब के लिए पेश नहीं होते। आपने उसके बाद जो सीरियस इकदाम करने थे वो आपने नहीं किए। प्रैक्टिकली जो आप कर सकते, आप देखिए ऑपोजिशन इस वक्त क्या सोचती है। ऑपोजिशन के बहुत से लोग, मैंने ये कहा था कि ये इलेक्शन के साइंटिस्ट हैं, इलेक्शन में इनको नहीं हराया जा सकता। मखदूम अहमद महमूद का अगर कल आपने एक्सप्रेस में वो पढ़ा हो, वो फोरम में आए थे, उन्होंने कहा नहीं ये इलेक्शन के साइंटिस्ट नहीं है, ये सिस्टम के साइंटिस्ट हैं। क्योंकि नवाज शरीफ साहब को हर जगह से रिलीफ मिल जाता है, किसी की जरूरत नहीं है उनके खिलाफ कोई फैसला दे दे या उनसे पूछ ले कि आप कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है। तो इस अब ये कहना कि ये कितनी कामयाब होगी, अभी जो इन्होंने अनाउंस किया है, जिस तरह से मरहलावार ये कर रहे हैं, आपने देखा इमरान खान साहब भी पेशावर से पिंडी तक मार्च करेंगे,
पहले हफ्ते। अभी वो गेज कर रहे हैं कि कितने लोग हमारे साथ आ सकते हैं। तारुल कादरी साहब भी यही कर रहे हैं, लेकिन तारुल कादरी साहब को आप भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और ये सब भी एक अपना क्राउड तो उनका है नहीं। क्राउड से हटके जो मैं कहने जा रहा हूं कि तारुल कादरी साहब कोई पता नहीं है, एक ये करके दो करके उसके बाद अचानक आपको पता चले कि कोई इतना बड़ा ऐलान कर दें कि सारे हैरान रह जाएं। और ये गवर्नमेंट के बैक ऑफ माइंड है। तारुल कादरी के पास 14 लाशें हैं इमरान, ये नहीं भूलना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि उनके कार्ड्स उनके पास हैं। जाहिर है वो जब एहतजाज के लिए आ रहे हैं और वो जब ये कहते हैं कि मुझे इंसाफ नहीं मिला, तो फिर लोग सारे उनके साथ हो जाते हैं। अगर उनके साथ चले ना चले, लेकिन पीपल्स पार्टी से लेकर सारी ऑपोजिशन जमातें ये कहने पे मजबूर हो जाती हैं कि हाँ जी इंसाफ नहीं मिला। आपने सिनेरियो बताया इसका मुझे, मैं और ये सब इसमें एक नुक्ता और सिनेरियो तो ये है कि अपोजिशन कहती है हमारी बात नहीं मान रहे, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हम एहतजाज के रास्ते पे आ रहे हैं, हमारा हक है। हुकूमत ये कहती है कि ये पहले भी इंतशार फैलाया, दोबारा फैला रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, हमें काम नहीं करने दे रहे। लेकिन सर आप इसमें से आपको निकलता हुआ क्या नजर आ रहा है? क्या इस मरतबा मियां साहब दोबारा कामयाब हो जाएंगे या अपोजिशन मुख्तलिफ अंदाज में डील करके इस दफा मियां साहब को जेर कर लेंगे? लोग फाइनली ये देखना चाहते हैं कि हार किसकी हुई और जीत किसकी हुई। देखिए, दो चीजों का फर्क आ गया है इन बिटवीन। एक फर्क ये आ गया है कि पनामा लीग्स आ गई हैं। पनामा लीग से पहले मियां नवाज शरीफ या उनकी फैमिली या उनकी नून लीग का एक वतीरा था कि हमारे कपड़े सफेद हैं, दाग दूसरों के कपड़ों पे लगा हुआ है, और हमेशा समझते थे कि हम तो पवित्र हैं, पाक हैं, और हर एक की तरफ उंगली उठाते थे। और किसी को कहते कि सिक्योरिटी रिस्क है, किसी को कहते ये करप्ट है, फलां है फलां। अब उंगलियां उनकी तरफ परसेंटेज के साथ बंदों अब उंगलियां उनकी तरफ उठनी शुरू हो गई। दूसरी चीज जो है वो बुनियादी तौर पर ये है, जो अपना उसकी नवाज शरीफ, उसकी इमरान खान की और तारुल कादरी की अब जो स्ट्रेटेजी मुझे लग रही है, मुझे लगता है किसी बहुत ज़हीन एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी ने उनको गाइड किया है, क्योंकि पहले से उन्होंने सबक सीखना है। पाकिस्तान की मैं आप बता देता हूं, इसलिए कि मैं उस एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हूं। पाकिस्तान की जो टोटल स्ट्रेंथ है ना, आपके सिपाहियों की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, सारों को मिला के ये कुछ 3,70,000 के करीब बनती है। ठीक है, इस 3,70,000 में जो डिप्लॉयबल हैं वो हैं कोई 2.25 लाख के करीब। ठीक, अगर पूरे पाकिस्तान में रैलियां शुरू हो जाती हैं, जुलूस शुरू हो जाते हैं, जलसे शुरू हो जाते हैं, चूड़काना में भी हो रहा है, मंडी बहाउद्दीन में भी हो रहा है, पाड़ियावाली में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है, सब जगह, और ये दोनों करना शुरू हो जाते हैं, बजाय इसके कि इस्लामाबाद में जमा हो तो हर जुलूस के खाते में 2 या 3 सिपाही आते हैं पुलिस वाले, और ये 2 या 3 सिपाही जो हैं ये बटेरे होते हैं क्राउड के सामने, इनका सामने कुछ भी नहीं होता। 77 में क्या हुआ था, ये सूरत हाल थी कि क्राउड हर जगह से निकलना शुरू हो गया था। अगर तो ये स्ट्रेटेजी इनके इख्तियार करते हैं, क्योंकि रेंजर्स तो आप लगा नहीं सकते, वो 60-65-70,000 बंदा तो आपको निकाल ही दें, उसमें से पीछे रह गई आपकी टोटल पुलिस। थाने एक की नफरी जो है वो इस काबिल नहीं होती कि वो किसी जुलूस को टैकल कर सके, जो हैंडल, और अगर ये बन गया तो ये बहुत बड़ा मसला बनाएंगे। अब आपने एक और बात की थी कश्मीर के हवाले से, मैं वहां बताना आपसे चाहता हूं कि ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे इंडियंस ये कहते हैं कि जब पाकिस्तान निकाल देगा ना फौजें कश्मीर से, ठीक है, तो हम प्लेबिसाइड कर देंगे। क्या अपोजिशन आज तहरीक चलाने से रुक जाती है तो हुकूमत कश्मीर के ऊपर स्टैंड लेगी? नहीं, हुकूमत तो चुप है, दुनिया भी हुई है। इसका बर्डन दोनों पे है, अपोजिशन पे भी है, हुकूमत पे भी है। अपोजिशन पे है, नुकता ये कि दोनों पे है जी, दोनों का कोई मसला, दोनों का। अच्छा, एक और चीज, अब सबसे बड़ा मसला है ना, देखें फॉकलैंड वार हो रही थी उस वक्त इंग्लैंड के अंदर, हालांकि फौज लड़े थे उस वक्त इंग्लैंड के अंदर, मार्गरेट थैचर का कोई इशू चल रहा था, उन्होंने बकायदा उसके खिलाफ मामला शुरू किया हुआ था। ठीक, चर्चिल को सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कितनी इंपॉर्टेंट जगह थी, चर्चिल के खिलाफ बकायदा उसके ऊपर मसाइल चल रहे थे और उसको उन्होंने इलेक्शन में आगे हरा दिया था। ये नहीं हो सकता कि आप जनाब कश्मीरी जो लड़ रहे हैं तो पाकिस्तान में लूट मार की इजाजत दी जाए, ये तो उसी तरह है ना। लेकिन चीजें स्मूथ हो सकती हैं, कम से कम इंक्वायरियां हो सकती हैं। इंक्वायरी नहीं हो सकती ना, आप आज कितने, आज 4-5 महीने हो गए हैं, ठीक है, और मैं तो अपोजिशन मिली भी लगती है। देखो ना, सिंपल सी बात है, कितनी देर लगते हैं टीआर बनाने में? अभी भी आपको लगती है? कौन सी ऑपोजिशन मिली? 3 घंटे में टीआर बनती हैं, बनाएं या निकल जाएं। पूरी कौम को सलमान आबिद साहब, अपोजिशन मिली हुई लगती है, आरएसएस कर रहे हैं सर इसमें से कि एहतसाब चाहते ही नहीं है, यानी शोर मचाओ इसी इशू को, यानी इसी इशू के साथ मियां नवाज शरीफ को अगले इलेक्शन में ले जाएं और उनको डीफेम करके इलेक्शन पे असरअंदाज हो जाए। देखिए ना, बुनियादी बात यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान एक रोमांस चल रहा था, वो बज़ाहिर बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद अब मौजूदा सूरत हाल में वो रोमांस टूट गया है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ अभी भी एक पेज के ऊपर हैं और दोनों एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे हैं।
ये जो पनामा लीक से बारे में जैसे औरिया मकबूल जान साहब ने कहा, जो टीओआर का मामला था उसमें तो देखिए ना, बेनिफिशियरी जो है वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी भी रही है, इसलिए कि जो लिंगर ऑन की पॉलिसी इख्तियार की गई थी उसका नतीजा ये निकला कि अब वो लगता है ऐसा है जैसे इशू डेड हो गया है। और दूसरी बात यह है कि पंजाब में जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, एतजाज एहसन है, बाकी लोग हैं, ये तो चाहते थे कि पनामा लीक्स में हमें एक एग्रेसिव टून के साथ आगे जाना चाहिए, लेकिन जो सिंध पीपल्स पार्टी है और जो खासतौर पर आसिफ अली जरदारी साहब है, वो अभी भी मैं समझता हूं कि एक मफाहमत की सियासत के साथ चल रहे हैं। और यही वजह है कि आपको अभी भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मफाहमत नजर आती है। अब देखिए ना, आज जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हम 1 माह के बाद सितंबर में बाहर निकलेंगे, इसका मतलब है कि वो ये देखेंगे कि इमरान खान कितनी मोमेंटम क्रिएट करते हैं, वो ये देखेंगे कि अवामी तहरीक कितनी मोमेंटम क्रिएट करते हैं। अगर मोमेंटम क्रिएट हो गया तो फिर पीपल्स पार्टी भी साथ आ जाएगी, अगर मोमेंटम क्रिएट नहीं होता तो पीपल्स पार्टी तो पहले से अपने नहीं, तो फिर सर इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सियासत ज्यादा मैच्योर है बिलावल की, या इसका मतलब ये लें कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट दे रहे हैं? बिलावल साहब डिसाइसिव पावर नहीं है, एक बात जहन में रखिएगा, डिसाइसिव पावर अभी भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पीपल्स पार्टी के पास आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जो वो फैसला करेंगे उसी के मुताबिक मामला आगे चलेगा, बिलावल के कहने पे मामला आगे नहीं चलेगा। ठीक ठीक कह रहे जी कि पीपली का और नून लीग का रोमांस अभी भी चल रहा है। आरिफ हमीद भट्टी साहब तशरीफ ले आए हैं। आरिफ भाई बहुत शुक्रिया आपका। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं हमारे साथ ही। वेलकम बैक नाज़रीन। आरिफ हमीद भट्टी साहब, सर आप बताएं, अब जो तहरीक चलने जा रही है इसमें कामयाबी की रेशो क्या बढ़ेगी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की, और इसका आउटकम क्या होगा? हुकूमत को यह लगता है कि अगर अब ये तहरीक दोबारा चली तो जो तरक्की का पहिया उन्होंने उनके मुताबिक चलाया है वो रुक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अपोजिशन है ही नहीं। अगर आप पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है हम खुशफहमी में हैं, क्योंकि असल हुक्मरान जरदारी साहब और नवाज शरीफ हैं, एक पेज पे हैं, और अल्ताफ हुसैन भी एक पेज पे हैं और मुसलसल राब्ते पे हैं। जहां तक आप सीएम जो सिंध हैं चेंज हुए हैं, तो मैं उनके बारे में तो नहीं कमेंट्स करूंगा। एक किस्सा है बड़ा पुराना, दूसरी आलमी जंग में ना वो फौजी जंग लड़ रहे थे तो उनकी सॉक्स में से ना स्मेल बहुत ज्यादा आने शुरू हो गई। उन्होंने कहा हम जंग नहीं लड़ सकते, रोक दी गई जंग। उस पर कमांडर को बुलाया गया, उसने कहा क्या मसला है भाई, थक क्यों गए हो, जद्दोजहद करो। उन्होंने कहा सर स्मेल बड़ी आ रही है सॉक्स से, जुराबों से तो चल रही होती। कहता है ऐसा करो तुम उसकी पहन लो, उसकी तुम उसकी पहन लो, वो उसकी पहन ले, तो लिहाजा सीएम बदलने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि हाँ ताहिरुल कादरी साहब और जो इमरान खान स्ट्रेटेजी इस दफा बना रहे हैं, जैसे औरिया मकबूल साहब ने बड़ी आपको डीप बात की है कि पूरे पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में चाहे 10-10 लोग भी निकल आए, ठीक है, तो आपकी पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना पॉसिबल नामुमकिन हो जाएगा। कहीं एक जगह इन्होंने कोई लाठी मार दी, एक शख्स लहूलुहान हो गया, तो पूरा मीडिया उसको कवर करेगा। वो खून फैलता फैलता पहले सिर्फ मॉडल टाउन की चंद गलियों में था, पूरे मुल्क में फैल जाएगा, और मेरा ख्याल है हुकूमत को बचाना अपने आप को मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ 14 कत्ल, दूसरी तरफ पनामा लीक, तीसरी तरफ अस्करी क़यादत और जमहूरी सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत के दावेदारों के अलग अलग पेज पे होना। मेरा ख्याल आपको यह लगता है कि एक वक्त में ये मुख्तलिफ शहरों में इकट्ठा प्रोटेस्ट शुरू करवा सकेंगे? क्योंकि स्ट्रेटेजी तो एक एक करके कर रहे हैं ना, हर हफ्ते एक जगह पे रैली निकलेगी, फिर कहीं जलसा होगा, फिर कहीं होगा। इमरान खान तो हर जगह हर वक्त नहीं हो सकते। नहीं, देखें इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि तरीके इंसाफ एक बड़ी जमात बन चुकी है, हर शहरों में है। मैंने कहा कहीं 5000 आदमी आ जाएगा, कहीं 200 आ जाएगा। 200 जो आने का मतलब है पुलिस एंगेज हो गई, वहां हाल हो गई। तो इन हालात में, जिन हालात में मियाँ साहब खुद भी डर और खौफ में है, उन्हें खुद से भी डर लगता है, माइनस मियाँ साहब फार्मूला भी है, छोटे मियाँ कुछ इख्तलाफ राय भी रखते हैं, पार्टी में भी इख्तलाफत बहुत ज्यादा आ गया। तकरीबन उस तरह मुर्गी अंडे नहीं देती जितनी इस वक्त मुस्लिम लीग नून में प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बन चुके हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है इन हालात में मियाँ साहब के लिए हुकूमत को सीधे रखना, बचाए रखना अपोजिशन से, तो पीपल्स पार्टी को भूल जाऊं तो जरदारी बिलावल साहब की कुर्बानी दे दी, नया खून था, जोशो बलबले के साथ आया था, लेकिन जरदारी साहब जो चाहेंगे वही होगा। और जरदारी साहब मेरी अपनी इतला के मुताबिक अस्करी क़यादत से अपने लिए NRO मांग रहे हैं, वो उन्हें नहीं दे रहे। जहां तक का पनामा लीक कह रहे हैं, तो ये हुकूमत 100 साल भी रहेगी तो उसका रिजल्ट 0 होगा। पहले दिन से आज तक ये है। टीओआर खड़े थे वही खड़े, एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। टीओआर बनाने की जरूरत क्या है? एक सिंपल सवाल है कि वो पैसे किस तरह लेकर गए,
बैंक के जरिए लेके गए तो उसका रिकॉर्ड होगा, आपने मेडिकल कमाया रिकॉर्ड ही नहीं सादा होगा, सवाल है, उसकी ट्रेल कमाया बता दें। आपने कहां से कमाए? बस सिर्फ कब लिए थे, कहां से कमाए? इसका मतलब है वो हिसाब नहीं देना चाहते, बल्कि कौम को हिसाबो किताब में लगाए रखने चाह रहे हैं। अयाज खान साहब, ये प्रोटेस्ट की स्ट्रेटजी अगर अपोजिशन एक बना रही है तो एक स्ट्रेटजी वो होगी जो हुकूमत बना रही है। अगर हुकूमत भी अपने कारकुनों को मुतहरिक करके बाहर लाती है, ऐसर इकबाल ने कहा हम भी इक्तसादी लॉन्ग मार्च करेंगे, वो भी एक प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अगर हुकूमत भी इसी नहज पे चल पड़ती है तो देन व्हाट सर? फिर तो जाहिर है बिगिनिंग ऑफ दैट, और तो कुछ भी नहीं इस पे मैं तबसरा जो कर जो सकता। जो देर से होना वो जल्दी हो जाएगा। उसकी वजह ये कि पिछली दफा भी आपने देखा कि ये स्ट्रेटजी ये स्पेल आउट होती रही है, लेकिन वो कामयाब हुए, हुकूमत कामयाब थी पिछली दफा। हुकूमत क्यों कामयाब थी? हुकूमत इमरान खान साहब की वजह से कामयाब थी। देखिए, इमरान खान साहब पॉलिटिशियन होते तो जितना कुछ इन्हें मिल रहा था उस धरने से, वो अगर ले लेते तो आज नवाज शरीफ इक्तदार में ना होते। बिल्कुल ये तयशुदा बात है। तारुल कादरी उनसे ज्यादा समझदार थे, वो बहुत सी चीजों पे मान जाते, इमरान खान साहब भी उस वक्त, लेकिन वो चूंकि हवा के घोड़े पे सवार थे, उनका ख्याल था कि मैंने प्राइम मिनिस्टर का सर लेके जाना है और उसके बाद और इससे कम मैंने उस पर बात नहीं करनी। देखें, पॉलिटिक्स में इस तरह से नहीं होता। रिजिडिटी आपको अल्टीमेटली वो नुकसान देती है। गिव एंड टेक होता है, किसी मौके पे अगर आप 2 कदम पीछे हट जाएं तो उससे हर्ज कोई नहीं होता। हट जाना चाहिए आपको, क्योंकि उसके बाद जो आपने 1 कदम भी आगे बढ़ाना होता है ना, वो आपकी नहीं तो ये अब कैसे मुख्तलिफ होंगे? कामयाबी का अब कैसे मुख्तलिफ होंगे ये? अब भी मैं इसीलिए आपसे कहता हूं कि मुझे तारुल कादरी साहब ज्यादा खतरनाक लगते हैं गवर्नमेंट के लिए। मुझे आज भी बेशक इमरान खान साहब की पार्टी बहुत बड़ी है, वो सारे शहरों में क्राउड भी पुल आउट कर सकती है, स्टिल मेरा हमचैक मुझे ऐसे लगता है कि तारुल कादरी गवर्नमेंट के लिए ज्यादा खतरनाक होंगे। यही वजह है कि गवर्नमेंट ने बहुत हाई लेवल डेलीगेशंस भिजवाए तारुल कादरी के पास, और ये मिनिस्टर्स नहीं, इससे को ऊपर की चीजें थी, जिन्होंने जाके कहा कि जी वो बस आप छोड़े, अब जो हो गया माफी दे दें और बात कर लें उस पर जो करना है। तारुल कादरी ने लेकिन उनका केस अकॉर्डिंग टू तारुल कादरी पेंडिंग है। उन्होंने कहा मैंने पेंड किया हुआ है, बट मैंने इसको खत्म नहीं किया, कुछ नहीं किया। तारुल कादरी ने ये कहा था कि अगर तो माफी तलाफी की बात है तो फिर आप मेरे पास तशरीफ ना लाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी। उसकी वजह ये कि मुझे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं पीछे नहीं हट सकता, और वो इंसाफ लेने निकले हैं। और जाहिर है वो ये और ये सब की बात ठीक है, नवाज शरीफ साहब पे इससे पहले पैनामा लीक से पहले वो बिल्कुल एक मॉरल हाई मॉरल ग्राउंड्स पे वो थे। बातें तो बहुत होती थी, करप्शन की बातें भी होती थी, मनी लॉन्ड्रिंग की भी हुई, लेकिन स्टिल उस तरह से कोई सबूत आपके सामने आया नहीं था। अब चूंकि पैनामा लीक्स आ गई, अब वो मॉरल ग्राउंड नहीं है नवाज शरीफ साहब के पास। मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स जो हैं मुबैना तौर पे उसको झूठ भी कहा जा रहा है कि मेरे पैसे हैं, नहीं है, घर मेरा है, नहीं है। जो अलग अलग किस्म के स्टेटमेंट्स आए हैं खानदान वालों के, उन्होंने और ज्यादा इफेक्ट किया है। तो और यह साहब गेम ओवर जो होने जा रहा है आपके जी, बहुत ज्यादा। आप देखें, एक बात बड़ी तय है कि तारुल कादरी साहब ने शुरू ही से अपने जो सर लेकिन अगर इलेक्शन हुआ, दोबारा इलेक्शन हुआ तो मियां साहब फिर जीत जाएंगे? नहीं, इलेक्शन तक नहीं जाएगा, यकीनन जीत जाएंगे। हाँ, जीत जाएंगे। उसकी एक वजह है, उसकी वजह है कि ब्यूरोक्रेसी में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कि जब तक इस मुल्क को डी नवाज नहीं किया जाएगा ना, उस वक्त तक यहाँ फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। उसकी एक बुनियादी वजह डी नवाज के टर्म इस्तेमाल होती है। तो डी नवाज क्या मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। डी चौक से डी नवाज तक नहीं, पटवारी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक इन्होंने इस हद तक अपनी एक लॉबी बना ली हुई है कि जो लोग जिनको आप जानते भी नहीं कि जो इनके लिए काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन में जज जो है कुछ भी नहीं करता। जज को तो ये भी नहीं पता होता कि ये टीचर किसका है और ये जनाब अपना डॉक्टर किसका है, ये फलां किसका है। डीसीओ जो है वो रात को 12 बजे उसके सामने पोलिंग स्कीम लेके आता है और वो उस पर साइन कर देता है। उसके साथ वो बाकी पैराफर्नीलिया जो कुछ बनाना होता है, डीसीओ तो पॉलिटिकली सारे अपॉइंट। जी मैं अर्ज करता हूं ना, आप पाकपतन वाले डीसीओ को उठा के अगर आप चूड़ लगा देंगे शेखुपुरा, तो वो दोनों नवाज लीग के ही होंगे। अच्छा, उसके बाद एक प्रोसेस के तहत जुडिशरी के अंदर, चूंकि अब जुडिशरी। सर एक मिनट, आप क्योंकि ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आप इतनी जिम्मेदारी के साथ सारी ब्यूरोक्रेसी को इनके खाते में कैसे डाल रहे हैं? मेजॉरिटी इसलिए कि ऐसे ऐसे चीफ सेक्रेटरी इसमें आ रहे हैं कि जो हमारी मीटिंग के अंदर खड़े होकर कहते थे कि हमने पहले दिन सोच लिया था ये पॉलिटिकल पोस्ट है, इसलिए हम नवाज शरीफ के वफादार हो गए थे और आज मैं वफादार हूं, जो मेरा किसी ने बिगाड़ना है बिगाड़ ले। और ये ऑफिशियल मीटिंग्स के अंदर उन चीफ सेक्रेटरी लोगों ने कही हैं बातें, जो मतलब ये बिल्कुल क्रिटिसाइज कर दिया हुआ है। पीपल पार्टी बेचारी जी बहुत सादा है, ईमान से कह रहा हूं। पीपल पार्टी अपना ग्रुप बनाने की कोशिश करती है और हो नहीं पाता। अब फिर होता है कि रुपया कमाते हैं, अब 10 बताते हैं।
ठीक, ऊपर बहुत बहुत बेचारे अभी तक वो, ये बहुत तेज हैं, ये 10,000 खाते हैं, 1 रुपया भी नहीं बताते। ठीक, तो इनकी आप गर्द को नहीं पहुंच सकते जब तक आपने पूरे सिस्टम को। देखिए 30 साल किसी मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के अंदर आपने अपने लोग बनाए हो, लोगों को प्रमोट किया हो, लोगों को अच्छी पोजीशन दी हो, लोगों ने आपकी वजह से अरबों रुपया बनाया हो, जायदादें बनाई हो, वो तो आपको वफादार रहेंगे। ऐसी तरीकों से तो नहीं जाते, उसके लिए ऐसी तरीके भी उसी नहीं, तरह ही नहीं, चाहिए। इलेक्शन कोई भी नवाज शरीफ से नहीं जीत सकेगा अगर आप कराते हैं, क्योंकि इलेक्शन फेयर हो नहीं सकते। फिर इमरान खान को इलेक्शन में जाना चाहिए। इमरान खान को पहले देखिए, आपको सबसे पहले पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है, और उसका आसान तरीका है, मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये हाल पेश किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर दस्तखत किए थे। मैंने कहा, फैसला किया था मेरे हाल के ऊपर, मैंने कहा था आप एक आदमी की पोस्टिंग देख लें। एक आदमी को पहली पोस्टिंग 17 ग्रेड में नवाज शरीफ में अच्छी मिलती है, 5 नंबर दे, दूसरी मिलती है 5 नंबर, तीसरी भी नवाज शरीफ अच्छी देता है तो उसको 5 माइनस करते जाए। इस वजह जिसको बेनजीर आप पॉलिटिकल लीड खत्म कर देंगे, निकाल देंगे, और आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन किसके मोरे। ये तो सदियों का फॉर्मूला है। वो तो सर वो देखे ना, वो देखे ना, वो हमें जर्नलिस्टों का भी पता है और हमें ब्यूरोक्रेट्स का भी पता है। वो इमरान जब मियां साहब रायगढ़ में बंद थे तो वो रायगढ़ में हुआ करते थे, वही ब्यूरोक्रेट और वही जर्नलिस्ट। अब मियां साहब इस्लामाबाद सारे उधर। इमरान आप क्या मतलब है, नवाज शरीफ साहब सहाफियों को भी नवाजते हैं, उन्होंने दौर में कोई सहाफी बताया जिसको नवाजा गया हो? बेचारे जो साइकिल पे आए थे पैदल हो गए, जो गाड़ी पे आए थे। आप ऑन एयर बैठ के बात कर रहे होते हैं, पिछोड़े यार। मैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन रहा हूं यार, मुझे नहीं पता। ये आपको बेहतर जवाब। मैं इमरान साहब बताऊं, मियां नवाज शरीफ साहब ना दरअसल मुस्लिम लीग के वर्करों पे ज्यादा डिपेंड नहीं करते जितना वो गुलाम है। ये हुक्मरान आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलते। एक कैबिनेट उनकी अपनी है, एक जो मीडिया की भी है उनके साथ। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वो हर हुकूमत के साथ होते हैं लोग, लेकिन इस तरह भी नहीं होता कि चिपक जाते हैं। यानी मियां साहब उससे बाहर देखते ही नहीं है। यानी इधर आएंगे मियां साहब, आगे गवर्नर हाउस में सहाफियों को बुलाएंगे, वो अपने उन्हीं लोगों को इकट्ठा करेंगे, बैठा लेंगे, उनसे बात करेंगे। हमारा तो सवाल भी नहीं रहते। ये हमारा सवाल ब्रेक के बाद, सवाल ही नहीं कर सकते। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। मुअज़्ज़िज़ मेहमान जितने भी बैठे हैं उन सबका कंसेंसस है कि आज दोबारा इलेक्शन करवाएं। मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीत जाएंगे, उनके पास ये एबिलिटी भी है और मियां साहब नहीं जीतेंगे, उनकी ब्यूरोक्रेसी जीतेगी। मैं इख्तिलाफ राय करता हूं वो नहीं जीतेंगे, लेकिन फाइनली जीत जाएंगे। नहीं, ब्यूरोक्रेसी से काम करा देंगे अपनी जीत का। तरीके क्यों चल रही है सर, अगर मियां साहब ही जीत जाएंगे तो? तरीके चल रही है एहतसाब के लिए। सलमान आबिद को भी जवाब दे लेने दें भट्टी साहब। सलमान आबिद सर लेने जवाब लेने वाले जी। देखिए बुनियादी बात यह है इमरान साहब के, अगर आप कह रहे हैं कि तहरीकें क्यों चल रही हैं, तहरीकें इसलिए चल रही है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो पेनिट्रेट नहीं कर रहा, सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा। देखिए ना, 14 अफराद का कत्ल जो है किसी मुहज़्ज़िब मुल्क में हो और आप उसके ऊपर पर्दा डाल के बैठ जाएं, फिर उसके बाद पनामा लीक्स का मामला है, आप उसमें पर्दा डाल के बैठ जाएं, ब्यूरोक्रेसी को आप पॉलिटिसाइज कर दें, इदारों को आप सियासी बुनियादों पर चलाएंगे, तो फिर आप मुझे बताइए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम कैसे चल सकेगा इस मुल्क में? तो इसलिए मैं समझता हूं जब ये बहस चल रही है कि पहले तो देखिए, अगर आप एक ट्रांसपेरेंट और शफाफ सिस्टम लाना चाहते हैं तो पहले अपने इदारों को तो आजाद कर लें। इलेक्शन कमीशन कहां खड़ा हुआ है? फिर आपके यहाँ ब्यूरोक्रेसी जिसका भी औरिया साहब कह रहे हैं वो कहां खड़ी है? आपका मीडिया कितना आजाद है? मीडिया में किस तरह से पेनिट्रेशन की जा रही है? तो मेरा ख्याल है कि बहुत सी चीजें, देखिए जो एक पावर नेक्सस है उसके दरमियान रियासती इदारों को एक पावर ग्रुप जो है उसने मफलूज कर दिया है। इसलिए जब भी आप कोई ऐसी चीज करने जाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आएगा कि उसमें ट्रांसपेरेंसी का पहलू जो है वो मुतासिर होगा। इसलिए मैं ये समझता हूं कि आज इस वक्त जरूरत इस बात की है। इलेक्शन तो देखिए पाकिस्तान की तारीख में औरिया साहब भी बैठे हुए, यास भाई भी बैठे हुए, और इलेक्शन कभी भी शफाफ उस तरह से नहीं हुए हैं। उसकी एक वजह है कि आपने इलेक्शन कमीशन को कभी भी खुद मुख्तार और आजाद बनने नहीं दिया और आपने अपनी मर्जी के नताइज हासिल करने की कोशिश की है, जब चाहे किसी की हिमायत में और चाहे किसी की मुखालफत में। इसलिए आज पाकिस्तान को जरूरत इस बात की है कि यहाँ एक खुद मुख्तार इदारे बनने चाहिए, इदारों को आजाद करें और वाकई अवाम का मैंडेट क्यों ले रहे हैं मुख्तलिफ हम ये जो अवाम के मैंडेट के नाम पर इश्यूज की ओट से निकल के क्यों कर रहे हैं सर? फिर पनामा क्यों है? फिर सिस्टम की बात करें ना सर। बेशुमार सवालिया निशान मौजूद है सर। फिर पनामा के पीछे छुप के, मॉडल टाउन के कत्लों के पीछे छुप के क्यों तहरीक चला रहे हैं? फिर खुलकर सिस्टम के ऊपर बात करें। कोई तहरीक नहीं चला रहा। देखिए ना, तहरीक तो चला रहे हैं वो इसलिए चला रहे हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर आपका जुडिशियल सिस्टम लोगों को इंसाफ दे रहा होता और आपके यहाँ जुडिशरी लोगों को इंसाफ दे रही होती तो फिर इस तरह की तहरीकें जरूरत नहीं होती। एक बात इमरान साहब आप याद रखिएगा, जब हुकूमतें और रियासतें वैक्यूम क्रिएट करती हैं ना
तो उसका फायदा फिर अपोजिशन भी उठाती है और थर्ड फोर्स भी उठाती है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जमहूरियत जो है और जो हुक्मरान तबका है उसने अपने हुक्मरानी के निजाम में बहुत सारे वैक्यूम क्रिएट कर दिए हैं और उस वैक्यूम की वजह से हमारा सिस्टम जो है वो ऑपरेटिव नहीं हो रहा और जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन है कि किस तरह हम एक शफाफ सिस्टम लेके आ सकेंगे इस मुल्क की सियासत में। ठीक है, मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब मुझे ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस तारीख में थोड़ा सा लेट आ रहे हैं। उससे पहले पनामा का वो हशर हुआ है कि आज आपके ऊपर प्रोग्राम करें या किसी बंदे के साथ बाहर जाके बात करें, वो कह रहे हैं मेरे साथ से बात ना हो। लोग बोर हो गए, लोगों ने कहा कि इसमें जो निकलना था निकाल लेते, अब 5-6 महीने के बाद अब इसमें से क्या करना है। सही बात। तो ये पीपल्स पार्टी की भी इसमें मेहरबानी शामिल है या अपोजिशन की गलती भी इसमें शामिल है। तो आपको नहीं लगता कि इस तारीख में पीपल्स पार्टी की शमूलियत खान साहब से तारीख खराब करवा देगी या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी सही हुई चलेगी? नहीं करवा दिए। देखिए गुजारिश है, अभी आप कह रहे थे तरीके क्यों चलती है। मकबूजा कश्मीर में हमारे हजारों लोगों को शहीद कर दिया गया, हजारों को। क्या हम तरीक छोड़ दें वो अगर रिजल्ट नहीं करा तो? क्या हम अपने भाइयों का खून माफ कर दें उनको? क्या मकबूजा कश्मीर नहीं तो हम उनके लिए कर क्या रहे हैं? पहले ये तो बता दें हमने। नहीं देखे ना, हमारी हुकूमतें बेज़मीरी होती है। हाफिज सईद के अलावा मुझे आप बताएं ना और कौन है? जमात इस्लामी, हाफिज सईद, 2-3 और। मेरी गुजारिश ये है, जब अच्छाई और बुराई की लड़ाई रोजे अव्वल से शुरू हुई है और रोजे आखिर तक रहनी है। ठीक। जिस मुल्क में 95% करप्शन हो, बदकिरदार लोग हो, जहां मीडिया आपका बिका हुआ हो, अच्छे खासे नवाज जाते हो, लुटेरों को आजादी दे दे। मुझे बताए ना कि अगर हम हर आदमी ही जुबान बंद कर देगा। अल्लाह ने क्यों कहा है कि बुराई को हाथ से रोको, नहीं तो जुबान से, नहीं तो दिल से। हाथ से रोकने के इसलिए उसने मेरे और आपको ये नहीं कहा हर आदमी हाथ से रोके क्योंकि वो दुश्मन मार देगा। लिहाजा मैं बताऊं, ये इनको एहतसाब करना होगा। पाकिस्तान में इलेक्शन हल नहीं है, क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब हल है। जिसने अरबों रुपया मुल्क का लूटा है, जिन अफसरों ने ब्यूरोक्रेसी ने लूटा है, 90% ब्यूरोक्रेसी के बच्चे बाहर पढ़ते हैं और उनकी सैलरी से कमा कर ले गए। आप एक्सप्रेस पर जो पर्चा हुआ था, मैं बता दूं किस किस सहाफियों ने तहरीर लिखी थी उसकी, उसका हुक्म किसने दिया था? हमारी काली भेड़े हैं ना, वो तो हमें मैं नहीं बताऊं फिर तो हुक्म उसका पर्चे का कैसे आया था? बड़ी तो नहीं देखिए, ये बात नहीं है। जब आपकी हमारी अपनी बारी आती है तो हम इमाम मस्जिद बन जाते हैं। सियासतदानों को हम क्यों क्रिटिसाइज करते हैं फिर? सर वैसे इतने होते सहाफियों को किसी हुकूमत ने नहीं दिए और सहाफियों ने किसी हुकूमत से लिए भी नहीं। तो ये मुझे बताए ना, खरीदार कैसे किसको कहते हैं? अच्छा खरीदार मैं बताऊं कि नवाज लीग के जो साफी हैं ऑटो ट्यून्ड हो चुके हुए हैं। पैसा मिले ना मिले खुद उनकी कैसे चलनी शुरू हो जाती है उनके साथ। अजीबोगरीब से आप देख लें। मैं एक और इशू, पीपल्स पार्टी अब एक नई पीपल्स पार्टी, उन्होंने अपना वजीर आला भी चेंज किया है, नया इमेज। चले बने या ना बने, आपके तहफ्फुज़ात हो सकते हैं, लेकिन वो अपना एक नया इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे वक्त में ये तहरीक उनके लिए जरूरी है या एस्टेब्लिशमेंट के साथ बना के रखने के लिए, हुकूमत के साथ मामला आगे बढ़ाने के लिए, अगले इलेक्शन में देखने के लिए कि कम से कम सिंध में वो एग्जिस्ट करें? अयाज खान साहब, पीपल्स पार्टी के लिए स्ट्रेटजी क्या हो? देखिए, पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेटजी नजर आती है ना, वो ये है कि शोर करते रहो, तनकीद करते रहो नवाज शरीफ पे, और प्रैक्टिकली ना हो, मैदान में ना हो। अब वो जो सितंबर की बात कर रहे हैं, जाहिर है अगस्त पूरा वो देखना चाहते हैं, और अगस्त तो अब हुकूमत के अपने बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत भारी है हुकूमत पे। उन्हें नजर आ रहा है कि अगस्त वाकई मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह से ये 6-7 तारीख से शुरू हो रहा है, लगता है आराम से गुजर जाएगा। बज़ाहिर तो ऐसा ही है, और गवर्नमेंट तासुर भी यही दे रही है। 22 माह का उन्होंने सारा प्लान भी कर लिया है। आपके लिए शहद और दूध की नहरें जो बहने जा रही हैं 22 माह बाद, उसकी सारी तैयारी गवर्नमेंट ने कर ली है। पीपल्स पार्टी इस वक्त वही बात है कि जरदारी साहब बिल्कुल सामने आके नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि वो जो मिसाके जमहूरियत किया था वो यही था कि आपकी बारी में हम आपको तंग नहीं करेंगे, जरूरत से ज्यादा तंग तो करते हैं। आपको याद है इन्होंने भी बहुत परेशान किया था उन्हें, वो उस लेकिन दीवार से नहीं लगा। पीपल्स पार्टी इस हद तक भी नहीं जाती। जाहिर है नवाज शरीफ साहब का रोबो दबदबा इतना है इस मुल्क में, और वो चूंकि सिस्टम के साइंटिस्ट, जैसे कि मखदूम अहमद महमूद ने कहा, वो हैं सिस्टम के साइंटिस्ट, क्योंकि किसी की जरूरत नहीं है वो रूगर्दानी कर दे, वो जो कह देते हैं।
तो फिर ये होता है कि अल्टीमेटली साफियों को आप क्यों बेचारों को कहते चौधरी हैं, बुरा एतराज कहते हैं? एक और जुमला भी कह कर गए हैं, वो कह गए थे ये सिस्टम के लाडले हैं, वो उन्होंने बात एक ही है, लाडले हों या उसके साइंटिस्ट हों या इनका ओवरऑल कंट्रोल हो सारा, मतलब कितने और या मकबूल जान निकलते हैं इसमें से। बहरहाल ये ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी, माजरत के साथ, मुझे हमेशा इख्तलाफ होता है जब ये रिटायर हो जाते हैं। नहीं, ये हम बहुत- तो पहले से बोलते ये हैं। बहुत दयानतदार बन जाते हैं और ये सब बोलते रहे हैं शुरू से। नवाज शरीफ साहब को अब क्या सिस्टम, बहुत सी बातें यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की भी बात हो रही है, मुतनासिब नुमाइंदगी की भी बात हो रही है, लेकिन इस पार्लियामेंट से तो कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए जाहिर है कि वो हर Amendments होंगी सर, वो रीराइट लंबा था। करना पड़ेगी। ये नहीं करेंगे, किसी सूरत नहीं करेंगे, इन्हें सूट नहीं करता। नहीं, इस सिस्टम में से अगर नया सिस्टम निकालेंगे भी तो वो जो सूट करता होगा वही निकलेगा ना सर। ऐसा तो नहीं होगा कि एक न्यूट्रल सिस्टम निकल के आगे खड़ा हो जाएगा और वो सबको मौका देगा और ये सब। इमरान साहब एक सेकंड, अगर एहतसाब नहीं करना इस हुकूमत को ही रहने दो, ये लूट मार के बड़े एक्सपर्ट है, साइंटिफिक तरीके से लूटते सबसे ज्यादा दावे हैं, अगर नहीं करना तो इन्होंने फिर किए। इन्हें ही रहने दे। इन्होंने दावे किए थे सबसे ज्यादा साहब। नहीं देखे, अगर मैं नहीं, inherently कर नहीं नहीं सकते। मेरी एक गुजारिश सुने। एक मेरा दोस्त था, वो एक दफा किसी के घर चोरी करने चले गया, घर वालों और आपका दोस्त चोर था? वो चोर था, हमारे बड़े कुछ लोग चोर हैं, मैं नाम बहुत पूरा लोग लेता। चोर हैं। वो ना शोर मच गया, घर वाले उठ गए, उसने कहा मैं तो पकड़ा जाऊंगा। अब वो भी उस घर वालों को जानता था, बाहर आके वो भी शोर डालने लग पड़ा, अंदर चोर है चोर है चोर है। वो सब लोगों में वो चोर ढूंढ रहा था, चोर सबसे बड़ा। तो लिहाजा इस पाकिस्तान को इत्तेसाब और सफाई की जरूरत है। चोर कहने से नहीं बचेगा, बंदे को बाकिरदार साबित करना है खुद को इन्होंने, वरना। और ये सब रेंजर्स को इख्तियारात इन्होंने दिए हैं, लेकिन कराची की हद तक दिए हैं। चौधरी इंसार कह रहे हैं कि सिंध वाला मामला इनके साथ, यानी वो उनको लगता है कि सिंध में भी इनके पास इख्तियारात होने चाहिए और उसके ऊपर बात होगी। आपको क्या लगता है सर कि पॉलिसी तो नहीं बदली? मेरा ख्याल है पॉलिसी तो कुछ, वही है। मेरा ख्याल है अब रेंजर्स अगर इस सारे इख्तियारात से बाहर ना निकली तो इतना बड़ा क्रेडिबल निशान बन जाएगा उनके लिए जिसके हिसाब ही नहीं। उसकी वजह यह है कि रेंजर्स ने कराची में एक काम तो किया कि जो उन्होंने वहाँ बत्ताखोरी और चीज़ें ख़त्म की, लेकिन जिस वक्त डॉक्टर आसम की तरफ आए हैं ना, तो फिर सवाल ये उठा कि क्या पाकिस्तान में सिर्फ कराची में डॉक्टर आसम होता है, पंजाब में कोई डॉक्टर आसम नहीं है? पंजाब में सब दूध के दूल्हे हैं। और आपको पता है कि मैंने 24 साल बलूचिस्तान में गुजारे हैं। बलूचिस्तान में गाली जो है फौज को, फौज पठान भी आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपको, जब तक आप ये नहीं करेंगे, आपका ऑपरेशन जो है वो क्रेडिबल नहीं रहेगा। और या तो वो डॉक्टर आसिम सर पंजाब में है भी नहीं ना, या तो आप निशानदेही करते जाएं, नहीं निशानदेही की बात नहीं है। जो देखे ना वो मशहूरी जिसकी है वो नहीं, थोड़ी देर पहले नहीं, अगर उससे मुझे बड़ा बात है, नहीं। मैं करूं निशानदेही, इजाजत दे दे। अगर पैमरा आपको नोटिस ना दे तो बहुत ज्यादा कैमरा का क्या सर, नोटिस मेरे तो आ जाते हैं। आज आप 10 गुना ज्यादा है वहां से। इसका आज वजह आप पंजाब नैब का के कितना- चेयरमैन को बुलाएं, एक लिस्ट केसों की मैं देता हूं पंजाब की, उसको बताएं कि ये तुमने इस पे क्या किया है, उसके हाथ कांप जाएंगे। ठीक, ब्रेक ले। वेलकम बैक नाजरीन। मैं और ये सब आप बात कर रहे थे रेंजर्स वाले मामले पे। ये क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ा इशू बन गया सर। उसकी वजह है कि अगर वो क्रेडिबिलिटी पे नहीं आएंगे, अगर उनको वाकई उन्होंने पंजाब में एक्शन ना लिया, वाकई जगहों पे ना लिया, तो क्वेश्चन बन जाएंगे, और बलूचिस्तान में भी बनेंगे, सिंध में भी बनेंगे, और यहाँ पर और एक फिजा बन जाएगी जिसमें आप फिर इफेक्टिवली काम नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है अगर जिनको इख्तियार मिलेंगे, किसी न किसी वक्त वो इसका इनकार कर देंगे कि या तो हमें बाकी जगह काम करने या जहाँ ये भी सूरत हाल बन। नहीं, ये सिचुएशन है कि वो इनकार सर एक और इशू भी आने आ रहा है, और उस इशू को आप इग्नोर कर रहे हैं, और वो इशू इतना बड़ा है कि 3 नाम जो आएंगे ना पाकिस्तान आर्मी चीफ के लिए, उन 3 नामों में से आर्मी चाहेगी कि इनको में से कोई बंदा लिया जाए, और उसके लिए पूरी की पूरी जो है ट्रकोलॉजी जो है नवाज शरीफ साहब नीचे सबको लगा रहे हैं, करेंगे। तो लेकिन एक्सटेंशन का भी कुछ नहीं, एक्सटेंशन नहीं दिमाग में चल रहा है। नहीं, जो लोग नवाज शरीफ साहब को जानते हैं ना, वो उनको पता है कि एक्सटेंशन नहीं देते। वो कहते हैं कि चलो बाकी 3 में से हो गए, लेकिन उन 3 में से उस वक्त इशू बनेगा, इस वक्त इशू बनेगा। और इस वक्त मैं आज भी कह रहा हूं, जो पहले एक जमाने में फौज ने तय किया था ना कि अगर मुशर्रफ को उतारा तो हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, और अगर उन 3 में से ना हुआ तो कुछ इशू जो है, मुझे डर लगता है सियासी फुटबॉल बना रहे हैं रेंजर। ये जी बिल्कुल ठीक, ये वो कह रहे हैं चौधरी इंसार साहब। ये सियासी फुटबॉल बना कौन रहा है सर? सलमान आबिद साहब, ये तो सूबे की सवाबदीद है कि वो खिदमात ले या ना ले। नहीं लेगी तो डेमोक्रेसी तो ऐसे ही है ना सर कि कल को लोग उनको रिजेक्ट कर देंगे पीपल्स पार्टी को, जी आपने हमें क्योंकि रेंजर्स की खिदमात नहीं ली, हमारे यहां पे खून बहता रहा, लिहाजा हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप बुनियादी बात इमरान साहब ये समझने की कोशिश करें कि जब से रेंजर्स सिंध के अंदर आई है,
और खास तौर पे 2013 के इंतखाबात के बाद तो रेंजर्स को मुतनाज़ा कौन बना रहा है? जिस वक्त पीपल्स पार्टी के खिलाफ होती है कोई कार्रवाई तो वो कहते हैं कि हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। जब मामला एमक्यूएम का आता है तो एमक्यूएम कहती है हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जा रहा है। जब नैब के बाद नैब कहता है कि हम पंजाब में एक ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि ऐसी नहीं। सवाल यह है कि जब भी कोई इदारा काम करने की कोशिश करेगा तो ये जो पॉलिटिकल नेक्सस है, ये जो ताकतवर मराकज है, ये जिस तरह से बिहेव करते हैं उससे ये है कि ये इदारों को चाहते हैं कि इदारे उनके मुताबिक चलें। देखिए ना, एक बुनियादी बात है कि अगर आप कानून की हुक्मरानी को इंश्योर करेंगे इमरान साहब, तो फिर अफराद जो है वो कानून के ताबे होंगे। यहां अलमिया ये है कि हम कानून को अपने ताबे करके चलना चाहते हैं। जैसे हम चाहेंगे वैसे कानून चले, जैसे हम चाहते हैं वैसे इदारा चले, इदारे का सरबराह चले। ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, जिसकी वजह से चाहे वो रेंजर्स है, चाहे वो आपके दीगर इदारे हैं, उनको काम नहीं करने दिया जाएगा। और एक बात ज़हन में रखिए, हम ये क्या तवक्को कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करेंगे? भाई इन्होंने तो, आपको याद होगा मिसाक जमहूरियत में जब मायदा किया था एहतसाब कमीशन के हवाले से, उस पर कोई पूरा नहीं उतरे। ये तो एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे हैं, एक दूसरे की करप्शन को छुपाते हैं ताकि ये सारी पावर पॉलिटिक्स जो है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान इंटैक्ट रहे और कोई थर्ड फोर्स यहां से जनरेट ना हो सके। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इमरान साहब ठीक करना है तो हमें सिस्टम को रीडिफाइन करना पड़ेगा, सिस्टम को रीस्ट्रक्चर नहीं करना सर, तो पड़ेगा। सिस्टम तो तब क्योंकि तक ये जब ठीक नहीं सिस्टम होने आप देंगे ठीक जब तक कि आप करेंगे, गारंटी नहीं आप देंगे कि यहाँ पे पीछे जो हो गया सो हो गया। तरीके से नहीं ला सर सकेंगे। फिर तो आपको आम माफी का ऐलान भी करना पड़ेगा ना, फिर तो आपको आम माफी का ऐलान करना पड़ेगा क्योंकि माजी के गुनाह आगे बढ़ने नहीं देते सर। नहीं, लेकिन सवाल यह है कि जो आम माफी मिलेगी उसका मकसद क्या है? क्या आम माफी जो है हम सिस्टम को ठीक करने के लिए देना चाहते हैं, या हम उन लोगों को ज्यादा तकवीयत देना चाहते हैं जो पहले से एक पावर पॉलिटिक्स के अंदर चीजों को मेंटेन करके बैठे हुए हैं? देखिए, ये बात जहन में रखें कि अगर आपके नजदीक तरजीह सिस्टम को ठीक करना है तो आपका एक्शन दूसरा होगा, और अगर आपकी तरजीह जो है कुछ लोगों को बचाने की होगी तो फिर आपका एक्शन दूसरा होगा। ये एक फर्क जो है हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एक लकीर खींचनी चाहिए कि कौन सिस्टम को बचाना चाहता है और कौन सिस्टम के मुकाबले में अफराद, खानदान और जमातों को बचाने की वो कोशिश तो हर पार्टी में बंदे हैं यार भाई, ये तो हर पार्टी में बंदे हैं। पीटीआई के अंदर ऐसे बंदे हैं जो चाहते हैं कि बस सुकून से 5 साल पूरे हो। मैं इमरान गुजारिश करूं, अस्करी क़यादत फौज और रेंजर अपनी क्रेडिबिलिटी खराब करी है। जितनी कुर्बानियां देखी इन्होंने, कराची को खुशहाल बनाया, रोशनियों को शहर बनाया है। आप देखें बलूचिस्तान में भी फौज काम कर रही है, केपीके में भी, कराची में भी। अगर पंजाब में ना करेंगे तो खुदारा अपनी क्रेडिबिलिटी याद रख लें, ये इनके लिए बेहतर ना होगा। लिहाजा क्रॉस दी बोर्ड पंजाब में भी बहुत सारे डॉक्टर आसिम और उससे बड़े हैं, छोटू गैंग भी है, मोटू गैंग भी है, लाल मटोल गैंग भी है और गुगलू भी गैंग है। कुछ कहना है आपने खान साहब? तो आप नहीं, आम माफी की सिर्फ एक सूरत हो सकती है इमरान, जो कि ये कहते हैं पीएमएलएन वाले और इनके जो सपोर्टर हैं वो भी कहते हैं कि जी पिछला भूल जाएं। हाँ, एक सूरत में भूला जा सकता है कि जिसने ये जुर्म किया वो तस्लीम करे और उसके बाद सियासत से रिटायर हो जाए। माफ कर देंगे, लेकिन फिर वो भी माफ कर दे और हिस्सा ना डाले आइंदा से। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, और पूरी डिटेल से बता दे कि मैंने इतना लूटा है। ठीक है, बहुत डिटेल भी बता दे। बड़ी मेहरबानी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।